Namaskar and welcome back to the channel. So today we'll be discussing abdominal examination. I could not arrange for a dummy and obviously हम patients की privacy expose नहीं कर सकते तो उनके ऊपर किया हुआ examination हम shoot करके नहीं डाल सकते हैं. So I will try my best to explain without using anything, any dummy or anything, every part of it. तो लेट्स बिगिन. सबसे पहला इम्पोर्टेंस है कि रूम में थोड़ी वार्मथ होनी चाहिए. आपके हैंड्स जो है क्लीन हाइजीनिक होने चाहिए, नेल्स ट्रिम्ड होने चाहिए ताकि पेशेंट को कुछ भी चुभे ना, और हैंड्स भी थोड़े वार्म होने चाहिए. और अगर सर्दी का टाइम है तो रब इट बिफोर यू proceed to do your do the abdominal examination on the patient, क्योंकि यदि आप ठंडे हाथ लगाएंगे और अगर पेशेंट ऑलरेडी डिस्कम्फर्ट में है तो बहुत उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. पेशेंट्स हमारे सीखने का ज़रिया ज़रूर होते हैं. थ्योरेटिकल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके वो हमें और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एज डॉक्टर्स, लेकिन उनको एज ह्यूमन्स ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है. किसी भी एग्जामिनेशन या कोई भी प्रोसीजर करते वक्त सिर्फ एक सीखने का डमी यूज़ नहीं कर सकते. तो अगेन रूम का टेम्परेचर ठीक होना चाहिए, हैंड्स हाइजीनिक क्लीन और ख़ुद भी हाइजीनिक क्लीन, और अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस प्लेस है तो आप मास्क लगा के रखिए. हैंड्स वार्म होने बहुत ज़रूरी हैं ताकि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कॉज ना हो. और अब आते हैं कि कहाँ खड़ा होना चाहिए, कैसे पेशेंट को लिटाना चाहिए. पेशेंट की कंसेंट बहुत ज़रूरी है. तो पेशेंट को आप इन्फॉर्म करेंगे कि आप उन पे कोई एग्ज़ामिनेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं और कौन सा एग्ज़ामिनेशन है, और हर एक चीज़ के पहले आप उनको इन्फॉर्म करेंगे कि अब आप ये करने वाले हैं, आप ये करने वाले हैं, आप ये करने वाले हैं, बिकॉज दैट इज़ द आइडियल वे टू डू इट. तो पेशेंट जो है, पेशेंट को लिटा देंगे एक फ्लैट सरफेस पे. मैट्रेस जो है सैगिंग नहीं होनी चाहिए वरना एग्जामिनेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी. सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लिटाएंगे, यानी बिल्कुल सीधा, सर ऊपर देख रहा हो, और नेक सर के नीचे एक या दो तकिया रख सकते हैं फॉर द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट. उसके बाद पेशेंट के राइट हैंड साइड पे आप खड़े होंगे सारे एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के लिए. इनिशियली कभी कभी जब लेफ़्ट पे कुछ उधर जाके करना हो तो जा सकते हैं बीच में, लेकिन जो मेजर एग्जामिनेशन होता है वो पेशेंट के राइट हैंड साइड पे खड़े होके होता है फॉर द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट एंड फॉर द कंफर्ट ऑफ द एग्जामिनर. एग्जामिनेशन करने में भी आसान होता है. सो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. सबसे पहला इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकर्शन एंड ऑस्कल्टेशन, और चारों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं. आपको हर स्टेप पे एक डिज़ीज़ रूल आउट हो जाती है या डिज़ीज़ कंसिडर हो जाती है कि इसके लिए फर्दर एग्जामिनेशंस हमें लिखने हैं. तो मेंटल नोट बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम सारी चीज़ें याद रखने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए साथ साथ फिज़िकल नोट्स बनाना एग्ज़ामिनेशन करने के बाद भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जब वही पेशेंट को आप आगे टेस्ट लिखें और कुछ गड़बड़ लेके आए तो फिर जब आप नेक्स्ट टाइम में दवाई देके उसको बुलाते हैं और फिर वो चेंजेस मिलेंगे उस एग्ज़ामिनेशन में, आप कंपेयर कर सकें कि जो पेशेंट जो है वर्स हुआ है या बेटर हुआ है इस समय में. तो शुरू करेंगे हम अपने इंस्पेक्शन पार्ट से. अब इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है पेशेंट का, एंड प्राइवेसी इंश्योर करनी है. डेफिनेटली कर्टन्स होने चाहिए जहाँ आप एग्ज़ामिन कर रहे हैं, और यदि फीमेल पेशेंट है और मेल एग्ज़ामिन कर रहा है तो वहाँ पे किसी फीमेल अटेंडेंट को रखिए साथ में, या फिर किसी फीमेल स्टाफ को रखिए साथ में फॉर दी सिक्योरिटी रीजंस एंड ऑल्सो फॉर द कंफर्ट रीज़न. सो इंस्पेक्शन में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत ही कई बार हम नेग्लिजेंस के थ्रू चला जाता है, जबकि बहुत सारी चीज़ें आप इंस्पेक्शन के दौरान जज कर सकते हैं. तो इंस्पेक्ट करते वक्त जो पेशेंट के क्लोथ्स हैं वो जिफी स्टर्नम तक आपको हटाने हैं, एंड नीचे इंस्पेक्शन के दौरान स्पेशली जेनिटेलिया एक्सपोज होने चाहिए एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आइडियली. लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि पेशेंट को ऐसा लगता है कोई एम्बैरसमेंट कॉज ना हो. पर ऐसे जब हम इंस्पेक्शन के दौरान जेनिटेलिया एक्सपोज नहीं करते हैं तो बहुत सारे केसेस में इंग्वाइनल हर्निया जैसी फाइंडिंग्स मिस हो सकती हैं. तो अगर एग्जामिनेशन कर रहे हैं और इंस्पेक्शन फर्स्ट स्टेप है तो
जिफी स्टर्नम तक ऊपर के क्लोथ और नीचे जेनिटेलिया एक्सपोज करना है, और पूरा ये एरिया एक्सपोज होगा तब हम एक एक चीज़ को देखेंगे। इंग्वाइनल हर्निया के साथ साथ यदि जेनिटेलिया और ग्रॉइंस एक्सपोज नहीं होंगे तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया जैसे डायग्नोसिस भी मिस हो सकते हैं। तो आप अपर थाई तक नीचे के क्लोथ्स को कर सकते हैं इंस्पेक्शन के टाइम एटलीस्ट, एंड ऊपर के क्लोथ्स को जिफी स्टर्नम तक, स्टर्नम जो बोन है उसके लोएस्ट बॉर्डर तक कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू ड्रॉ 4 imaginary planes or lines on the abdomen of the patient। कैसे? लेटरल वर्टिकल में दोनों थाइज में जहाँ फीमोरल आर्टरी होती है वहाँ से लेकर प्लेन जो है ऊपर जाएगा, कोस्टल कार्टिलेज को क्रॉस करेगा एंड वो टिल द टिप ऑफ द 9th रिब दोनों साइड की उसके ऐसे जाएगा सीधा सीधा उसके 9th रिब के टिप की पास तक जाएगा। अब वहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक तो बिलो द कोस्टल कार्टिलेज, जो लोएस्ट पॉइंट है कोस्टल कार्टिलेज का, वहाँ से डिवाइड करेंगे एक। दूसरा जो है इलियक क्रेस्ट के जो ट्यूबरकल्स हैं दोनों साइड पे, तो उनको कनेक्ट करते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी सब कोस्टल और इंटर इलियक। तो ऐसे 4 प्लेन्स डिवाइड करेंगे जिसके अकॉर्डिंग एब्डोमेन जो है 9 स्पेसेस में डिवाइड होगी, और हर पेशेंट के ये साइजेस जो हैं हर एक एरिया डिफर करेगा अकॉर्डिंग टू द फिजिकल मेकओवर ऑफ द पेशेंट। कहाँ से पेशेंट आता है, रीजन कहाँ है उसका, कुछ कहीं किसी स्पेसिफिक रीजन्स के लोग बहुत लंबे होते हैं, कहीं का शॉर्ट स्टेचर होता है, तो पेशेंट के स्टेचर के ऊपर एरिया डिटरमाइन होगा। अब जो है उसके जब इमेजिनरी प्लेन्स में डिवाइड हो जाएंगे तो रीजन्स होंगे राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एपिगैस्ट्रियम, राइट एंड लेफ्ट लंबर अम्बलाइकल, राइट एंड लेफ्ट इलियक एंड हाइपोगैस्ट्रियम और सुप्राप्यूबिक। ये 9 रीजन्स में डिवाइड करके हम अपना एग्जामिनेशन शुरू करेंगे। इंस्पेक्शन के वक्त ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि रूम में जो है नेचुरल लाइट हो। यदि नेचुरल लाइट नहीं है तो आप आर्टिफिशियल, जो कि कलरफुल ना हो लाइट कोई, उसका यूज़ कर सकते हैं, वरना वो इंस्पेक्शन में फॉल्स फाइंडिंग्स दे सकती है। नॉर्मल वाइट लाइट का यूज़ कर सकते हैं। देन सबसे पहली चीज़ जो हम एक्सपोज करते ही एब्डोमेन को देखेंगे वो है शेप ऑफ द एब्डोमेन। कैसी शेप है उससे बहुत सारी चीज़ों का पता चल सकता है। नॉर्मल कॉन्टोर है, फुलनेस है, या फिर डिस्टेंटेड है, या फिर संकन है, जिसे स्केफॉइड कह सकते हैं। यदि वो उस शेप में है तो वो क्यों है, और उसके रीजंस भी अपने माइंड में हम जज करते जाएंगे। तो जनरलाइज फुलनेस और डिस्टेंशन 5 F's की वजह से हो सकती है। फैट, फ्लूइड, फ्लेटस, फीसिस और फीटस। इन 5 चीज़ों को हम साथ साथ रूल आउट करते जाएंगे, पूछते जाएंगे कि प्रेगनेंसी तो नहीं है। ये तो हमें केस टेकिंग में ही पूछ लेना चाहिए, लेकिन यदि मिस हो गया है केस टेकिंग में तो फीमेल पेशेंट में प्रेगनेंसी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर वो उस रिप्रोडक्टिव एज में है तो। देन ये भी हम देख सकते हैं कि जो लोकलाइज्ड कहीं डिस्टेंशन, किसी पर्टिकुलर रीजन में लोकलाइज्ड डिस्टेंशन प्रेजेंट है, जो कि सिमेट्रिकल भी हो सकती है या सेंटर्ड अराउंड अम्बलाइकस भी हो सकती है। और जब सेंटर्ड अराउंड अम्बलाइकस देखने को मिलती है या सिमेट्रिकल देखने को मिलती है तो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी सस्पेक्ट किया जा सकता है। जब एसिमेट्रिकल होती है, यानी तो अगर उसको मिड से डिवाइड करें एब्डोमेन को, दोनों जगह सेम नहीं है, एसिमेट्रिकल है, एक जगह ज़्यादा डिस्टेंडेड है, तो ग्रॉस एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन सस्पेक्ट कर सकते हैं, लिवर सस्पेक्ट कर सकते हैं, या फिर फीमेल पेशेंट्स के केस में ओवरी का एनलार्जमेंट भी सस्पेक्ट कर सकते हैं। हर चीज़ की, हर स्वेलिंग का मेंटल नोट बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसके नीचे के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। एंड कोई मूवमेंट हो रहा है स्वेलिंग में इंस्पेक्शन के वक्त, वो देखना बहुत ज़रूरी है। जब पेशेंट उसका रेस्पिरेशन कैसा है वो देखना। जनरली जब पेशेंट ब्रीथ करता है तो इन जनरल इंस्पिरेशन पे एब्डोमेन थोड़ा ऊपर चला जाता है और एक्सपिरेशन पे एब्डोमेन थोड़ा नीचे चला जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करेक्ट टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग, बट जनरल पेशेंट्स में ये
देखा जाता है। एंड तो फिर स्वेलिंग उस ब्रेथ मूवमेंट के साथ मूव कर रही है या वहीं फिक्स्ड है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। या रेस्पिरेशन से इंडिपेंडेंट है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कहीं भी ब्रीदिंग हो, कहीं भी एक्सपिरेशन हो, स्वेलिंग वहीं रहेगी, वो मूव नहीं कर रही है या उस रेस्पिरेशन के अगेंस्ट मूव कर रही है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन में ये याद रखना ज़रूरी है कि पैल्पेबल इन्लार्जमेंट इन लोअर एब्डोमेन हो सकता है। तो ये सारी अभी इंस्पेक्शन कर रहे हैं हम, पैल्पेशन नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, लेकिन इंस्पेक्शन के वक्त भी इन सारी चीज़ों का नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली कहीं भी स्वेलिंग है उसका मेंटल नोट बनाइए, और उस वक्त यदि उसके अंडर क्या अंडरलाइंग स्ट्रक्चर हो सकता है वो नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी जो नॉर्मल से हट के अबनॉर्मैलिटी दिख रही है उसका नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। स्केफॉइड एब्डोमेन है तो उसमें बहुत सारी डिजीज़ेस सस्पेक्ट की जा सकती हैं। सबसे पहले तो मैल न्यूट्रिशन सस्पेक्ट किया जा सकता है। हो सकता है बहुत समय से स्टारवेशन रहा हो, पेशेंट को ढंग से खाने को ना मिला हो। कोई मेलिग्नेंट डिजीज़ भी सस्पेक्ट की जा सकती है यदि बाकी जो उसके सिम्टम्स हैं वो अलाइन कर रहे हैं, जैसे कि कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक। स्केफॉइड में मतलब एब्डोमेन जो है संकन अपीयरेंस होती है उसका, और कॉनकेव अपीयरेंस ले सकते हैं। संकन अपीयरेंस ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल देखी जाती है स्केफॉइड एब्डोमेन में। तो ये डिफरेंट पेशेंट्स को देख देख के जज होने लगता है। अपने आसपास जो लोग हैं उनके यदि कोई डिज़ीज़ नहीं है, अपेरेंटली वो डिज़ीज़ फ्री हैं, तो आप उन पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ये सारे फीचर्स कि क्या क्या नॉर्मैलिटीज़ होती हैं, और इससे हटके जब हमें पेशेंट्स में अब नॉर्मैलिटीज़ देखने को मिलती हैं तो वो कैसे कैसे देखी जाती हैं। एब्डोमेन की शेप ऑब्ज़र्व करने के बाद अम्बलाइकस को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली अम्बलाइकस जो है स्लाइटली रिट्रैक्टेड या इन्वर्टेड, यानी थोड़ी सी अंदर को देखी जाती है, बिकॉज दैट्स हाउ द स्कार आफ्टर द अम्बलाइकल कॉर्ड वाज कट ऑफ हील्ड, बेसिकली उसकी निशानी है वो। एंड कुछ केसेस में इवर्टेड अम्बलाइकस भी नॉर्मल होती है, ऊपर को उठी हुई अम्बलाइकस भी नॉर्मल होती है, लेकिन कई बार इवर्टेड अम्बलाइकस जो है अम्बलाइकल हर्निया की निशानी हो सकती है। तो हमेशा पेशेंट को बहुत ज़रूरी होता है पूछना कि ये जो भी आपको ऊपर का उठा हुआ दिख रहा है वो अभी उठाएं या शुरू बचपन से है आपके में। लेकिन यदि बचपन से है तो भी अम्बलाइकल हर्निया रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारी परेशानियां बहुत समय से प्रेजेंट होती हैं लेकिन पेशेंट को रियलाइज़ नहीं होता, तो वो पैल्पेशन के वक्त रूल आउट करते हैं। यदि एक्सपेंसाइल इम्पल्स वहाँ पे फील हो रहा होता है तो वो देखा जाता है, स्पेशली ऑन कफिंग, तो अम्बलाइकल हर्निया सस्पेक्ट किया जाता है। कभी कभी डॉक्टर साथ साथ पैल्पेशन करते जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जब हो जाते हैं, लेकिन आइडियल वे यही है कि इंस्पेक्शन जब आप कर रहे हो तो पूरा कर लीजिए जब हम शुरुआत कर रहे हैं चीज़ों की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंटरमिक्स होने के चांसेस रहते हैं, जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ें मिस होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए कंप्लीट व्हाटएवर इज़ गिवन। बहुत सारी ओल्ड विमेन में एक नॉर्मली जो ओम्फेलोलिथ नाम की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें थिकनिंग हो जाती है अम्बलाइकस की, बिकॉज डेब्रिस बहुत सालों का जमा है, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन एल्डरली विमेन में देखी जाती है। अब शेप ऑफ एब्डोमेन और अम्बलाइकस को ऑब्जर्व करने के बाद मूवमेंट्स ऑफ एब्डोमेन ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। जनरली जो है इंस्पिरेशन पे स्लाइट राइज होता है एब्डोमेन का, एंड एक्सपिरेशन पे स्लाइट फॉल होता है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन होती है, और जो मैं बता रही हूँ स्पेसिफिक कोई ब्रेथ टेक्निक की ऑब्जर्वेशन नहीं बता रही हूँ। और ये देखा जाना चाहिए कि जो मूवमेंट है वो इक्वल होना चाहिए दोनों साइड्स ऑफ एब्डोमेन पे। अगर हम लेफ्ट एंड राइट डिवाइड करें तो वो इक्वल होना चाहिए। तो यदि मूवमेंट एब्सेंट है या बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड है, नॉर्मली उतना नहीं है, इसलिए बहुत सारे नॉर्मल पेशेंट्स पे ये नॉर्मल लोगों पे ये देखना ज़रूरी है ताकि आप अब नॉर्मल को डिस्टिंग्विश कर सकें। तो डिमिनिश्ड है या फिर है ही नहीं, बहुत ज़्यादा है, तो भी आप जो है एक टॉर्च होना एग्जामिनेशन किट में होती है, तो उसको लाइट डाल के देख सकते हैं। तो स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी होगा तो वो शैडो में पता चल जाएगा एब्डोमेन की। डिमिनिश्ड मूवमेंट के केसेस में आप जो है जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस सस्पेक्ट कर सकते हैं, यानी
जो कि पेरिटोनियम टिश्यू का इन्फेक्शन होता है एंड विच इज़ एक्चुअली द लाइनिंग ऑफ एब्डोमेन। तो उसमें पेन कम करने के लिए बॉडी का ये कोप अप मैकेनिज्म है कि मूवमेंट्स डिमिनिश हो जाते हैं एब्डोमेन के, स्टिल साइलेंट एब्डोमेन जिसे कहते हैं। तो ये आपको रूल आउट करना ज़रूरी है। इंट्रा एब्डोमिनल मूवमेंट्स देखने के लिए ऑब्वियसली आप स्लाइड टॉर्च डाल के, लाइट डाल के अक्रॉस द एब्डोमेन देख सकते हैं कि ज़रा से भी परछाई होगी तो उसके मूवमेंट्स पता चल जाएंगे। यदि विजिबल पल्सेशन देखी जाती है एब्डोमिनल अयोटा में, जो कि एपिगैस्ट्रियम रीजन में होता है, वो फ्रीक्वेंटली या तो नर्वस थिन पेशेंट्स की नॉर्मल फाइंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन यदि कोई बहुत ओबीस पेशेंट है या डिस्टिंग्विश्ड है या आपने उसका पहला एग्जामिनेशन किया हुआ है तब वो पल्सेशन नहीं देखी गई थी, तो आपको एओर्टिक एन्यूरिज्म रूल आउट करना ज़रूरी है ऑफ द एब्डोमिनल अयोटा, जहाँ पे पल्सेशन बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है एंड आगे चल के जब हम पैल्पेट करेंगे तो वाइडेंड अयोटा फील होता है पैल्पेशन पे एन्यूरिज्म ऑफ एब्डोमिनल अयोटा के केस में। तो ये रूल आउट करना इंस्पेक्शन के वक्त ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई विजिबली अबनॉर्मल पल्सेशन तो नहीं दिख रही किसी भी रीजन में। विजिबल पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस नॉर्मली होता है जिससे खाना अंदर जाता है, ईसोफेगस से नीचे जाता है। कुछ कुछ पेरिस्टालिसिस नॉर्मली विजिबल होते हैं, लेकिन जब हम स्टमक का या स्मॉल इंटेस्टाइन का विजिबल पेरिस्टालिसिस देखते हैं तो उसके कई सारे रीजंस जो हैं रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पेरिस्टालिसिस बेसिकली अ सीरीज ऑफ इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो फूड, वाटर, यूरिन को मूव और बाइल को थ्रू द बॉडी मूव करते हैं। अब स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये देखने को मिल रहे हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन एट द पाइलोरस हो सकता है, जहाँ पे या तो फाइब्रोसिस फॉलोइंग क्रॉनिक डिओडेनल अल्सरेशन हो सकती हैं जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पाइलोरस है, या फिर थोड़ा लेस कॉमन कॉज कार्सिनोमा ऑफ स्टमक इन द पाइलोरिक एंट्रम हो सकता है। पेरिस्टालिसिस देखी जा सकती है या तो स्लो वेव जो है पास हो रही है अक्रॉस द अपर एब्डोमेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हाइपोकॉन्ड्रिया, यहाँ से लेफ्ट टू राइट हाइपोकॉन्ड्रिया यहाँ से यहाँ तक जा रही है, या फिर ग्रॉस गैस्ट्रिक डायलिटेशन प्रेजेंट हो सकता है जिसमें पासिंग डाउन टू द सुप्राप्यूबिक रीजन, यहाँ से नीचे तक जा रही है, वो देखी जा सकती है। एंड असेंडिंग टू टर्मिनेट इन द राइट एपिगैस्ट्रियम, ये यहाँ से सुप्राप्यूबिक से ऊपर आके एपिगैस्ट्रियम के राइट साइड पे थोड़ा सा डोमिनेट हो सकती है। जो नॉर्मल पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है इन लेफ्ट अपर एब्डोमेन, लेकिन जब ये लॉन्ग स्टैंडिंग होता है ऑब्स्ट्रक्शन तो ये स्वेलिंग डिस्टेंड कर जाती है, अलॉन्ग विद गैस्ट्रिक डिस्टेंशन ऑक्यूपाई कर सकती है लेफ्ट मिड एंड लोअर क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन ऑल्सो। और ऐसी स्टमक में हो सकता है कि अराउंड 2 लीटर्स ऑफ फ्लूइड हो, और आगे चल के आगे के एग्जामिनेशन में जब हम शेकिंग ऑफ एब्डोमेन करते हैं तो वहाँ पे सकर्शन स्प्लैश सुनने को मिले। अब यहाँ पे भी एक कैच है कि ये सकर्शन स्प्लैश जो है नॉर्मली देखा जा सकता है पेशेंट्स में अप टू 3 आवर्स आफ्टर द मील। तो डेफिनेटली ये इंक्वायर करना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट ने खाना कब खाया था या पानी कब पिया था, क्योंकि ये नॉर्मल फाइंडिंग भी हो सकती है। साथ साथ यदि विजिबल पेरिस्टालिसिस देखी जा सकती है तो उसके सेकेंड रीजन जो है कंजेनिटल पाइलोरिक स्टेनोसिस ऑफ इन्फेंसी भी हो सकता है। विजिबल पेरिस्टालिसिस इसमें एपरेंट होती है, साथ साथ ग्रॉसली हाइपरट्रोफिड सर्कुलर मसल ऑफ द एंट्रम एंड पाइलोरस मे बी फेल्ट एज अ ट्यूमर टू द राइट ऑफ द मिडलाइन इन द एपिगैस्ट्रियम जब हम पैल्पेशन करेंगे तब, लेकिन वहाँ पे यदि कोई स्वेलिंग है तो कंजेनिटल पाइलोरिक स्टेनोसिस ऑफ इन्फेंसी भी रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों साइंस मोर इजीली तब इन्फेंट्स में देखे जा सकते हैं जब इन्फेंट को फीडिंग पोजीशन में मदर लेती है और हम इन्फेंट के पीछे खड़े होते हैं, एंड लैप में जब बच्चा होता है और चाइल्ड की एब्डोमिनल मसल्स जो है रिलैक्स कर सकती हैं सफिशेंटली टू फील द वॉलनट साइज स्वेलिंग। अब इन्फेंट्स के केस में जब हम ये एग्जामिनेशन करते हैं तो मोस्टली
इंस्पेक्शन भी तभी उस आसान पोजीशन में कर लेते हैं, और पैल्पेशन यदि तब परफॉर्म हो सकते तो तब कर सकते हैं, लेकिन या फिर दोबारा पैल्पेशन के वक्त मदर को बोल देते हैं बच्चे को उसी पोजीशन में लेने के लिए। तीसरा रीज़न जो है विजिबल पेरिस्टालिसिस का हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन इन द डिस्टल स्मॉल बाउल। तो पेरिस्टालिसिस जब इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है डिस्टल स्मॉल बाउल में, या फिर कोएग्जिस्ट कर रहा होता है लार्ज एंड स्मॉल बाउल में, तो वो डिस्टल कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करती हैं, साथ साथ इनकम्पीटेंट इलियोसिकल वॉल्व अलाउंग रिफ्लक्स ऑफ गैस एंड लिक्विड फीसेस इनटू द इलियम। इस वजह से विजिबल पेरिस्टालिसिस और देखी जा सकती है। इसमें एब्डोमेन डिस्टेंडेड होती है, साथ साथ परकर्शन के वक्त ये इंस्पेक्शन के वक्त हमें डिस्टेंडेड एब्डोमेन देखने को मिलेगी। इसमें इस केस में परकर्शन के वक्त टिम्पेनाइटिक या हाइपर रेजोनेंट डिस्टेंडेड कॉइल्स ऑफ स्मॉल बाउल जो है विजिबल हो सकते हैं नॉर्मली भी इन अ थिन पेशेंट एंड टेंड टू स्टैंड आउट इन द सेंटर ऑफ द एब्डोमेन इन अ लैडर पैटर्न। तो ये जो इसका जो रीज़न है ऑब्स्ट्रक्शन द डिस्टल बाउल भी हो, स्मॉल बाउल भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली भी हो सकता है विजिबल हो। नॉर्मल फाइंडिंग में वेरी थिन एल्डरली पेशेंट्स लैक्स एब्डोमिनल मसल्स जिनकी होंगी, या लार्ज वाइड नेक्ड इंसेशनल हर्निया होंगे जिनके एब्डोमिन सीन थ्रू एन एब्डोमिनल स्कार, तब भी ये पेरिस्टालिसिस जो है विजिबली देखने को मिल सकती है। अब एब्डोमेन की शेप देखने के बाद, अम्बलाइकस देखने के बाद, मूवमेंट्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल देखने के बाद स्किन एंड सरफेस ऑफ एब्डोमेन भी देखना बहुत ज़रूरी है। स्किन की अपीयरेंस कैसी है, कोई स्कार तो नहीं है। जब डिस्टेंशन होता है एब्डोमेन का तो स्किन जो है स्मूथ होती है और शाइनी होती है। स्ट्राए एट्रोफिका और ग्रेविडेरम जो है देखे जा सकते हैं, जो कि बेसिकली वाइट या पिंक रिंकल्ड लीनियर मार्क्स ऑन द एब्डोमिनल स्किन है। ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब ग्रॉस स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन विद रप्चर ऑफ इलास्टिक फाइबर्स होती है, जो इंडिकेट करते हैं बेसिकली अ रीसेंट चेंज इन द साइज ऑफ एब्डोमेन सच एज फाउंड इन प्रेगनेंसी, जो कि विमेन में, एसाइटिस किसी में भी हो सकती है, वेस्टिंग डिजीज एंड सिवियर डाइटिंग। कोई भी एब्डोमेन का सडन चेंज होगा तो ये स्ट्राए एट्रोफिका और ग्रेविडेरम देखने को मिलेंगे, जहाँ वाइट और पिंक रिंकल लीनियर लाइंस होंगी। ग्रेविडेरम प्रेगनेंसी के केसेस में ज़्यादा कहते हैं, बाकी नॉर्मल बाकी और केसेस में स्ट्राए एट्रोफिका कह के बोल सकते हैं। वाइड पर्पल स्ट्राए देखने को मिलते हैं अगर एब्डोमेन पे, तो वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कुशिंग सिंड्रोम या एक्सेसिव स्टेरॉइड ट्रीटमेंट के। इसीलिए जब केस टेकिंग करते हैं तो एनी नोन डिजीज़ या एनी प्रेजेंट ट्रीटमेंट देखना भी बहुत अनिवार्य है, ताकि यदि ये पर्पल स्ट्राई वाली फाइंडिंग मिले तो हम उसको रिलेट कर सकें, या यदि केस टेकिंग के वक्त हमने नहीं, पेशेंट ने नहीं बताया है या हम पूछना भूल गए हैं, तो अगर हमें ये पर्पल स्ट्राई मिलते हैं तो उस वक्त उससे ट्रीटमेंट हिस्ट्री ज़रूर पूछिए। कोई स्कार्स प्रेजेंट है, उनकी साइट क्या है, वो ओल्ड है या रीसेंट है, लीनियर है या स्ट्रेच्ड है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओल्ड होंगे स्कार्स तो वो वाइट कलर में होंगे ज़्यादातर, रीसेंट होंगे तो रेड या पिंक कलर में होंगे, और ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ वूंड हीलिंग है कि रीसेंट होगा तो खून निकलता है, लाल पिंक ही होता है, फिर वो हील होते जाते हैं, और जब फाइनली जाते हैं या तो मोस्ट प्रॉब्ली वो वाइट स्कार्स छोड़ जाते हैं। लीनियर या स्ट्रेच्ड भी देखना ज़रूरी है, सीधे हैं या स्ट्रेच्ड हैं। वीक मतलब उससे हमें ये पता चलेगा कि लाइकली टू बी वीक है या एंड कंटेन एन इंसेशनल हर्निया, ये हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। और कोई भी सर्जरी का स्कार भी है, मतलब उस लोकेशन में है जहाँ सर्जरी के स्कार्स होते हैं नॉर्मली, वो रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि कोई रीसेंट सर्जरी तो नहीं हुई है या फिर कोई पुरानी सर्जरी तो नहीं है जिसका ये स्कार रह गया है या रह जाता है नॉर्मली। स्कार्स के बाद जो है प्रोमिनेंट सुपरफिशियल वेन्स देखना ज़रूरी है, वहाँ पे कोई विजिबल है या नहीं है। एपरेंटली 3 सिचुएशंस में हमें देखने को मिल सकती हैं, और भी सिचुएशंस हो सकती है लेकिन मेन 3 हैं। थिन वेन्स ओवर द कोस्टल मार्जिन, occlusion of the inferior vena cava and venous anastomosis in portal hypertension, ये 3 सिचुएशंस में हमें जो है प्रोमिनेंट सुपरफिशियल्स देखने को मिल सकती हैं। जो स्मॉल थिन वेन्स ओवर द सब कोस्टल मार्जिन्स होती हैं वो जनरली कोई सिग्निफिकेंस की नहीं होती हैं।
इंफीरियर वीना केवल ऑब्स्ट्रक्शन में इडीमा ऑफ लिम्स, बटक्स एंड ग्रोइंस तो होता ही होता है, लेकिन साथ में डिस्टेंडेड वेन्स ऑन द एब्डोमेन वॉल, चेस्ट वॉल देखने को मिल सकती हैं। तो यदि यहाँ कोई डिस्टेंडेड वेन है, उसके साथ साथ बाकी रीजन्स की स्वेलिंग या इडीमा भी चेक कीजिए, साथ साथ ऑब्जर्व करते जाइए कि वो तो नहीं है, ताकि एक सर्टेन डायग्नोसिस हम कंफर्म कर सकें या रूल आउट कर सकें। ये डायलेटेड एनास्टोमोटिक चैनल्स की तरह बिटवीन द सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड सर्कमफ्लेक्स इलिक वेन्स बिलो प्रेजेंट होते हैं। लेटरल thoracic veins above conveying the diverted blood from the long saphenous vein to axillary vein। तो उनकी डायरेक्शन चेक करना बहुत ज़रूरी है, नीचे से ऊपर तक जा रही हैं, साइड को जा रही हैं, उस हिसाब से आप डेफिनेटली एक डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं या रूल आउट कर सकते हैं या आगे टेस्ट लिख सकते हैं। साथ साथ डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है कि अपवर्ड्स हैं या लोवर्ड्स हैं, ताकि आगे की चीज़ें कर सकें। वेन्स जो है यदि प्रोमिनेंट इनफ हैं तो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो हमें चेक करना चाहिए पैल्पेशन के वक्त, जिसको हम कवर करेंगे कैसे हम चेक कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। यदि अम्बलाइकस के अराउंड डिस्टेंडेड वेन्स हैं जो कि कैपिट मेड्यूसे हैं, वो अनकॉमन होती हैं, लेकिन यदि प्रेजेंट हैं तो वो पोर्टल हाइपरटेंशन को सिग्निफाई करती हैं। एंड साथ साथ हो सकता है वो स्प्लीनोमेगैली या एसाइटिस की वजह से भी हों। डिस्टेंडेड वेन्स जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं ओपनिंग अप ऑफ द एनास्टोमोसिस बिटवीन पोर्टल एंड सिस्टमिक वेन्स एंड अदर साइट्स सच एज ईसोफेजियल, वेरिसेस एंड पाइल्स में भी देखी जाती हैं। तो डिस्टेंडेड वेन्स यदि अम्बलाइकल के अराउंड है एब्डोमेन इंस्पेक्शन के वक्त, तो पोर्टल हाइपरटेंशन, स्प्लीनोमेगैली, एसाइटिस जैसे चीज़ें रूल आउट करनी ज़रूरी हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कि पिगमेंटेशन क्या है स्किन पे। तो मिड लाइन में देखी जा सकती है बिलो द अम्बलाइकस वेयर इट फॉर्म्स द लीनिया नाइक्रा, जो कि एक प्रेगनेंसी का साइन है विमेन में। एरिदमा एब इग्ने, जो ब्राउन मोल्टेड पिगमेंटेशन प्रोड्यूस होगी, और वो प्रोड्यूस क्यों होती है, क्योंकि कांस्टेंट हीट एप्लीकेशन हुई है उस एरिया में, हॉट वाटर गया है या हीट पैड गया है, हो सकता है साइन ऑफ अब्यूज़ भी हो, तो ये भी देखना ज़रूरी है। तो स्किन ऑफ एब्डोमेन वॉल पे यदि मॉटल्ड ब्राउन पिगमेंटेशन है, यानी रिसेंट हीट एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, और नॉर्मली हॉट बॉटल पुट की जा सकती है बिकॉज सिवियर पेन रहा हो पेशेंट को, और इस केस में क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस रूल आउट करना ज़रूरी है। फाइनली दोनों ग्रॉइंस को इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्शन में मेल्स के केसेस में पीनस को, स्क्राउटम को एंड एनी स्वेलिंग, एंड टू इंश्योर दैट बोथ टेस्टीज आर इन देयर नॉर्मल पोजिशन, ये इंस्पेक्ट करना है। फीमेल्स के केसेस में फीमेल जेनिटेलिया को इंस्पेक्ट करना है। एंड फिर जो है जब आप इंस्पेक्शन कंप्लीट कर लें, तो ये आप जो है आपने जो अपर थाई तक का एक्सपोज एरिया किया था, अब आप उस शीट को ऊपर लाके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक रख सकते हैं बाकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए। यदि वहाँ पे कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है तो बाकी एग्जामिनेशन करने के लिए आप जो उस रीजन को कवर कर सकते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे। तो ये बेसिकली इतना बड़ा जो इंस्पेक्शन है, धीरे धीरे इसको हमें सिर्फ 30 सेकेंड्स में करने की आदत डालनी होती है, ताकि वो टाइम सेविंग रहे और ज़्यादा पेशेंट्स को टाइम डिवोट किया जाए। एकदम रश नहीं करना है, पहले हर एक स्टेप को अच्छे से सीखना है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस में आता जाएगा वो ऑटोमेटिकली उतना कम टाइम कंज्यूमिंग होता जाएगा। सो ये था एब्डोमिनल इंस्पेक्शन। अभी 3 पार्ट्स और हैं, पैल्पेशन, परकर्शन एंड ऑस्कल्टेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। वो वीडियोस डेफिनेटली जल्दी जल्दी आएंगी, ऐसे नहीं बहुत लॉन्ग स्पेस पे आएंगी। इस वीडियो में साथ में अटैच नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये ही ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, एंड इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जस्ट टेक इट इन सो दैट वी कैन कम टू द नेक्स्ट स्टेप। और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जो भी चीज़ें इंस्पेक्शन में बताई गई हैं वो आप अपने सिबलिंग्स पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, यदि वो आपको अलाउ करते हैं। अगेन कंसेंट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आपस में फ्रेंड्स में आप कर सकते हैं तो आप एक दूसरे पे ऑब्जर्व कीजिए, बिकॉज जितने नॉर्मल चीज़ें देखेंगे तभी अब नॉर्मलिटी डिटेक्ट होगी। So thank you so much for staying connected. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon and mention your comments in the comment section. Thank you so much.